CA Intelligent Classes, guys. Your buddy to make audit easy. So, in the last lecture, we have started one important topic, and where the case study always used to be asked. हमने स्टार्ट किया था रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब इसमें भी अपने पास क्या था, तीन चीजें थी, इंसेंटिव प्रेशर, देन रैशनलाइजेशन एंड देन अपॉर्चुनिटी। अभी हमने पिछले लेक्चर में इंसेंटिव एंड प्रेशर को लेकर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात की थी। उसमें भी इंसेंटिव एंड प्रेशर में सबसे पहले हमने बात किया था financial stability or profitability which is threatened by three things: इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्री फैक्टर एंड एंटिटीज ऑन ऑपरेटिंग कंडीशन। जिसमें हमने किस तरीके से याद करने का कोशिश किया था इसको, तीन इकोनॉमी के, दो इंडस्ट्री के, दो एंटिटी के। तीन इकोनॉमी, तीन, दो इंडस्ट्री, दो एंटिटी। तीन इकोनॉमी, दो इंडस्ट्री, दो एंटिटी। तीन इकोनॉमी वाले कौन से, कंपटीशन ज्यादा है, कस्टमर कम है, और टेक्नोलॉजी क्या है, चेंज। फिर उसके बाद इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने देखा था कि या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो गई है, चेंज हो गई है, या फिर रैपिड ग्रोथ हो रही है अपनी कंपनी में, बट इंडस्ट्री तो स्लो डाउन है। उसके बाद एंटिटीज ऑपरेशन, ऑपरेशन से यानी कि ऑपरेटिंग लॉस, एंड ऑपरेटिंग लॉस मतलब कि नेगेटिव कैश फ्लोज, राइट। तो ये हमने किया था याद। अब अपना प्रीवियस लेक्चर का भी रिवाइज हो गया, जहां पे याद करने का दरकार है वहां हम ऑब्वियसली उस चीज को याद करने वाले हैं, राइट। And now in this lecture, within the incentive and pressure only, हम start करने वाले excessive pressure exists for the management to meet the requirement or expectation of the third party। सबसे पहले हमने क्या देखा था, वो फैक्टर्स जो कि किससे इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड एंटिटी से, जिससे कि हमें इंसेंटिव या प्रेशर मिलता है। अब हम बात करते हैं ऐसा फैक्टर्स जो कि मैनेजमेंट पे प्रेशर बनाता है ड्यू टू थर्ड पार्टी, वो वाले फैक्टर सब देखने वाले हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास चार ही फैक्टर है, आपको इनको बार बार पढ़ना है। क्या बात है, बार बार पढ़ना है, और बस ये याद रखना है कि कौन से पर्टिकुलर हेडिंग में, यानी ये वाली हेडिंग की बात कर रही हूँ, कौन सी, ये वाली हेडिंग, एंड देन ये वाली हेडिंग, इसकी बात कर रही हूँ कि कौन से पर्टिकुलर हेड में कौन सा चीज था। क्योंकि केस स्टडी जब आएगी तो आंसर फ्रेम करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो आज अपना टॉपिक है एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट फॉर मैनेजमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन ऑफ द थर्ड पार्टी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब फॉलोइंग रीजन में एज यूजुअल हम पहले जाएंगे अपने नोट्स पे, या फिर पहले तुम्हें पॉइंट्स पढ़ा दूं। ओके, profitability or trend level expectations of the investment analysis, institutional investors, significant creditor or other external parties, particularly expectations that are unduly aggressive or unrealistic, including expectations created by the management team, for example, overly optimistic press release or annual report messages। समझ तो आया नहीं? क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट में इन्होंने 10 चीजें लिख दी। क्या कर दी? एक ही पॉइंट में 10 चीजें लिख दी। पहले हम एक एक को समझते हैं, देन इसको दोबारा से पढ़ेंगे, राइट। Excessive pressure exists for the management to meet the requirement or expectation of third party due to following। पहला, pressure from investors, analysts, banks, etc। अभी एक एक करके हम इसको तोड़ के पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात किया हमने प्रेशर फ्रॉम इन्वेस्टर, एनालिस्ट एंड बैंक्स। इन्वेस्टर को क्या चाहिए? हायर प्रॉफिट चाहिए। बैंक को क्या चाहिए? टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन चाहिए। एक एनालिस्ट को क्या चाहिए कि क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ हो, क्वार्टर वन में जितना प्रॉफिट था उससे ज्यादा टू में हो, उससे ज्यादा थ्री में हो, उससे ज्यादा फोर में हो। तो अब शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमारा जो शेयर प्राइस है वो क्या रहे, इंक्रीज हो, पिछले ईयर से क्या हो, इंक्रीज हो, और हमें डिविडेंड भी मिले। क्या मिले? डिविडेंड। कभी कभी तो ऐसा भी सिनेरियोज बनता है जहां पे डिविडेंड अप्रोप्रिएट किया ही नहीं जाता है, और कभी कभी ऐसा सिनेरियो बनेगा कि कंसिस्टेंटली कंपनी इज पेइंग आउट द डिविडेंड, बट अब इन्वेस्टर शेयर होल्डर क्या चाहते हैं कि जो उनका डिविडेंड है वो रेट भी क्या हो, इंक्रीज हो। तो यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट का फियर क्या रहता है, जो इनकी एक्सपेक्टेशन है वही मैनेजमेंट का फियर है। तो मैनेजमेंट के फियर में क्या आ जाएगा, शेयर प्राइस क्रैश तो नहीं हो जाएगा। क्रैश हो गया तो इन्वेस्टर क्रिटिसिज्म करेंगे, एंड इन्वेस्टर क्रिटिसिज्म करेंगे तो नेगेटिव मीडिया एवरेज होगी। ठीक है, सॉरी एवरेज कह रही हूँ मैं, नेगेटिव मीडिया कवरेज होगी।
इन प्रेशर मैनेजमेंट में रिकॉर्ड फेक सेल्स, प्रेशर में क्या कर सकती है मैनेजमेंट, फेक सेल्स रिकॉर्ड कर सकती है, एक्सपेंस बुकिंग को डिले कर सकती है और प्रॉफिट को क्या कर सकती है, इन्फ्लेट कर सकती है, राइट। तो सबसे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का बात किया, प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एनालिस्ट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सिग्निफिकेंट क्रेडिटर और अदर एक्सटर्नल पार्टी, जैसे कि बैंक का बात किया हमने। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेशन दैट आर अनड्यूली अग्रेसिव और रियलिस्टिक, इसका बात करते हैं अब। अनड्यूली अग्रेसिव और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब होता है। एक प्रेस रिलीज में मैनेजमेंट का बंदा आया, उसने बोला, अनाउंस किया, नेक्स्ट ईयर वी विल डबल आवर प्रॉफिट। क्या अनाउंसमेंट की मैनेजमेंट के इंसान ने, नेक्स्ट ईयर वी विल डबल आवर प्रॉफिट, ये अनाउंसमेंट कर दी। इससे इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गई। जो शेयर प्राइसेस है वो सिर्फ इस अनाउंसमेंट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बट कैसे, ऐसा कब तक चलेगा। आपको अपने ऑपरेशंस में तो क्या लानी पड़ेगी, एफिशिएंसी लेके आनी पड़ेगी, ताकि जो आप बोल रहे हो नेक्स्ट ईयर वी विल डबल दी ओवर प्रॉफिट, डबल आर प्रॉफिट, तो वो डबल कब होगा, जब आप उसके लिए एफर्ट्स करोगे। बट इन रियलिटी क्या हुआ, उसने बोल तो दिया कि नेक्स्ट ईयर डबल करेंगे, बट रियलिटी में क्या हुआ, इंडस्ट्री डिमांड इज फॉलिंग, इंडस्ट्री की डिमांड क्या हो रही है, गिर रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज। टू अवॉइड एम्बेरसमेंट, अब एम्बेरस नहीं होना चाहती मैनेजमेंट, इंसल्ट नहीं कराना चाहती अपनी इंडस्ट्री में, दे मैनिपुलेट दी अकाउंट्स, इसका ये मतलब है, राइट। तो इंक्लूडिंग, अब ये तो पता चल गया अनड्यूली अग्रेसिव और अनरियलिस्टिक expectations, including expectation created by the management team, for example very optimistic press release or annual report message। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज आ गई होगी समझ। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेट, या तो हमें डेट फाइनेंसिंग चाहिए, फंड चाहिए, और इक्विटी फाइनेंसिंग, मतलब एक तरीके से अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, फंडिंग रिक्वायरमेंट है, फंड हम डेट से भी उठा सकते हैं और इक्विटी से भी उठा सकते हैं। Need to obtain additional debt or equity financing to stay competitive, including financing of the major research and development or capital expenditure। अब पैसा हमें किस लिए चाहिए हो सकता है, या तो हमें फाइनेंस करना है अपने R&D प्रोसेस को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज को हमें क्या करना है, फंड करना है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी होती है, उसमें सबसे मेजर मेजर एक्सपेंस क्या होता है, R&D का ही होता है, राइट। या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, जो हमारा बिजनेस है वो क्या करना चाहता है, एक्सपेंशन करना चाहता है, क्या करना चाहता है, एक्सपेंशन, एंड उस एक्सपेंशन के लिए इट नीड टू बाय अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, उसको नया प्लांट एंड मशीनरी, बड़ा प्लांट एंड मशीनरी लगाना पड़ेगा टू इंक्रीज दी प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको करना पड़ सकता है, जिसके लिए उसे क्या चाहिए, एडिशनल डेट चाहिए या फिर इक्विटी चाहिए। मतलब अल्टीमेटली कंपनी वांट्स टू हैव फंड्स, अब वो फंड उसको डेट से मिले या इक्विटी से मिले, राइट। और अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फोर सी इंटर कैपिटल स्ट्रक्चर नाम से एक चैप्टर हुआ करता था, इफ यू नो, एंड सीए फाइनल, आपके तो हर एक चैप्टर में ही सब कुछ है। फाइनल का एएफएम, अगेन मेरे को तो वो पेपर का सुन के आ रहा है क्या हुआ होगा बच्चों का। हालांकि मेरे एएफएम में अच्छे मार्क्स हैं, इट्स 72, बट ये वाला पेपर तो, मतलब मैं सीए बन चुकी हूँ, अगर मैं भी देने जाती तो फेल ही होती शायद। देन उसके बाद हमने बस सेकंड पॉइंट का डिस्कशन करे थे, इसी को हम एक बार समझते हैं, नीड फॉर एडिशनल डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको 500 सीआर चाहिए लोन, क्या चाहिए, 500 सीआर का लोन। और क्यों चाहिए, न्यू प्लांट खरीदने के लिए, क्या करने के लिए, या तो न्यू प्लांट खरीदने के लिए या फिर R&D एक्सपेंसेस के लिए। बट फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, जब मैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उठा के देख रही हूँ, तो वहां मुझे पता चल रहा है प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रही, ऊपर से लॉस रेकरिंग नेचर के है, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद कैश फ्लो वीक है, कैश फ्लो वीक कैसे, वहां पे मैं जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है वहां पे एक होता है अपना आइटम एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट टू दी वर्किंग कैपिटल। तो वहां से मुझे पता चल रहा है वर्किंग कैपिटल जो है, उससे पता चल रहा है कि वीक कैश फ्लो है, बहुत गंदी मैनेजमेंट है वर्किंग कैपिटल की, और वीक डेट इक्विटी रेशियो, ये मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पता चल रहा है, राइट।
और बैलेंस शीट से तो पता ही चल रहा है, मूवमेंट पता चल रही है मुझे अच्छे से कि कंपनी ने पहले ही बहुत सारा डेट उठा रखा है और उसको पे करने के लिए इतने फंड्स अवेलेबल कंपनी के पास नहीं है, और ऊपर से उसको क्या चाहिए, और लोन चाहिए प्लांट खरीदने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, जो मैनेजमेंट है अपनी बुक से हो सकता है लोन को रीस्ट्रक्चर करा ले, पहले वाले लोन को, टर्म्स एंड कंडीशन को, या खुद ही मैनिपुलेट कर दे धोखा देने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखनी पड़ेगी। तो ये अपना सेकंड फैक्टर था कि मैनेजमेंट पे एक्सेसिव प्रेशर किस किस चीज से होता है। सबसे पहले तो ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, फिर उसके बाद नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेट, एंड द थर्ड पॉइंट है मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। हो सकता है जो हमारी कंपनी है वो छोटी है, ठीक है, उसको अब क्या करना है, लिस्टिंग करानी है अपनी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में, या बीएससी में कराना है, एनएससी में कराना है, राइट। तो मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स और डेट रिपेमेंट और अदर डेट कोवेनेंट रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट और डेट रीपेमेंट, ये तो बहुत इजी है, इसको मैं नहीं समझाने वाली। एंड डेट कोवेनेंट रिक्वायरमेंट, डेट कोवेनेंट भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ भर भर के। तो जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, दे नो कि हाउ आई टीच, बहुत डीप में मैंने ये डेट कोवेनेंट का भी आपको समझाया हुआ है, एग्जाम्पल AS1 एंड इंडिया S1 के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब हम बात करेंगे मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट की। तो लिस्टेड कंपनी मस्ट सेटिस्फाई स्टॉक एक्सचेंज कंडीशन। अब स्टॉक एक्सचेंज कंडीशन, स्टॉक एक्सचेंज की भी बहुत सारी कंडीशंस होती है कि मिनिमम नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए आपकी, मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं। ये सारी कंडीशंस देखते हुए ही आपको लिस्टिंग में लेके आया जाता है। कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो आपको, इवन आप अगर पहले से लिस्ट हो तो आपको भी डीलिस्ट किया जा सकता है, योर शेयर कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द मार्केट। तो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है विच इज लास्ट फॉर एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट फॉर द मैनेजमेंट ड्यू टू एक्सपेक्टेशन बाय थर्ड पार्टी। उसमें अपना लास्ट जो पॉइंट है वो होगा परसीव्ड और रियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अगर हमने पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाले मार्केट में तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। अभी हमने फाइनेंशियल्स को पुअरली नहीं दिखाया, हम बोल रहे हैं कि अगर हमने अपने पुअर फाइनेंशियल्स को दिखाया तो हो सकता है हमारे जो पेंडिंग ट्रांजेक्शंस है उस पर एडवर्स इफेक्ट आएगा, सच एज बिजनेस कॉम्बिनेशन और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड। इसका क्या मतलब है, लेट्स हैव अ लुक एट आवर नोट। Perceived or real adverse effects of the reporting poor financial results on the significant pending transactions। अब ट्रांजेक्शन किस किस तरीके की हो सकती है, सबसे पहले तो वही हमें देखना पड़ेगा। मेजर डील्स जैसे कि मर्जर होना है, एक्विजिशन होना है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलना है, या फिर टेंडर का अप्रूवल लेना है। क्या करना है, या तो आपका मर्जर हो रहा है, यू आर कंबाइनिंग विद अनदर एंटिटी, या फिर एक्विजिशन हो रहा है, यू आर बीइंग एक्वायर्ड बाय सम अनदर कंपनी, या फिर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आपको मिलना था, या फिर आपको गवर्नमेंट से टेंडर अप्रूव कराना था, राइट। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, ट्रांजेक्शन पेंडिंग बहुत सारी हो सकती है। आई एम जस्ट मेकिंग यू गो थ्रू विद द ओवरव्यू ऑफ दिस, बिकॉज आपको एक्सप्लेनेशन तो कहीं नहीं लिखनी, आपको बस ये पॉइंट याद करके लिखने हैं। और सीए फाइनल केस और इवन इन सीए इंटर आल्सो आईसीआई विल मेक अ केस स्टडी ऑफ दीज ऑल पॉइंट्स, एंड आपको फिर आंसर ड्राफ्ट करना है, और वो आंसर ड्राफ्टिंग भी हम इस अपेंडिक्स को पूरा करने के बाद देखेंगे, राइट। आप देख रहे हो कि मैं आपको हैंडबुक ऑफ ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से पढ़ा रही हूँ, और इस प्रोनाउंसमेंट में भी हम किससे पढ़ रहे हैं, अब अपेंडिक्स से पढ़ रहे हैं। तो देयर इज नो स्कोप फॉर सेलेक्टिव स्टडी, देयर इज नो स्कोप फॉर सेलेक्टिव स्टडी। आप पहले ही सेलेक्टेड पढ़ के जाओगे ऑडिट में, उस सेलेक्टेड में से भी आपको कुछ सेलेक्टेड ही याद रहेगा, और उस सेलेक्टेड के सेलेक्टेड में से जो आप लिखोगे वो भी सेलेक्टेड रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है, राइट। पूरा पूरा पढ़ो, फोकस के साथ उन चीजों को याद रखो, रिटर्न प्रैक्टिस करो जो कि बिल्कुल ए कैटेगरी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और बाकी चीजों को समझते चलो, क्योंकि अब जो आपके पेपर है वो एनालिसिस बेस आ रहे हैं, ना कि रट्टाफिकेशन, राइट, इवन इन एमसीक्यू आल्सो एंड योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट आल्सो। तो बात कर रहे थे हम लास्ट पॉइंट की, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हो गई। अब मैं बात मेनली किसकी करूँ, एक्विजिशन की करूँ, किसकी, एक्विजिशन की।
या फिर हम बात करेंगे मर्जर की, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो जिस कंपनी को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, उसको हम बोलते हैं टारगेट कंपनी। मैं एक्स वाई जी कंपनी हूँ, मेरे को एबीसी कंपनी को एक्वायर करना है, तो एबीसी क्या बनेगी, मेरी टारगेट कंपनी बनेगी। अब मैं टारगेट कंपनी के फिनेंशियल देख रही हूँ पिछले 5 सालों के, मतलब पिछले 4 साल, और करंट ईयर मेरा ईयर 5 है, ठीक है, पिछले 4 साल और करंट ईयर। तो इस टारगेट कंपनी का मैं फिनेंशियल देख रही हूँ, और वहां पे मुझे सबसे बड़ी ही चीज जो रेड फ्लैग है वो क्या मिल गई, नेट लॉस मिल गया। और नेट लॉस ऐसे भी नहीं कि कम होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पहले 10 CR था, फिर 12 CR था, चलो ठीक है थोड़ा इंप्रूव हुआ, 8 CR, फिर एकदम से दोबारा 15 CR हो गया, फिर 20 CR हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई कंपनी में तो सिनर्जी बची ही नहीं, कंपनी में कोई एफिशिएंसी नहीं है, इसकी मिसमैनेजमेंट हो रखी है, हो सकता है, या फिर इसकी एडवर्स कंडीशन चल रही है, या फिर इसके ऊपर लोन बहुत ज्यादा हो रखा है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। एंड कोई दूसरी कंपनी उसको क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। कैसे, कोड के भाव में एक्वायर करेगी, मर्जर वैल्यूएशन क्या होगी, फॉल होगी। क्यों? क्योंकि फिनेंशियल्स की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा ही दयनीय है, खराब है, ठीक है। तो मर्जर वैल्यूएशन क्या होगी, इसकी फॉल होगी। एंड इवन क्या हो सकता है, डील कोलैप्स भी हो सकती है, यानी कि हम एबीसी कंपनी को बेचने वाले थे बट वो बिकेगी भी नहीं, अगर ऐसी फिनेंशियल स्टेटमेंट हमने बाहर लॉन्च की। तो यही बोल रहा है कि पुअर फाइनेंशियल पोजीशन हमारी पेंडिंग डील्स को भी क्या कर सकती है, हैम्पर कर सकती है, ये बोल रहा है। तो आई थिंक आपको ये चारों ही पॉइंट समझ आ गए होंगे, राइट? क्या मुझे इसमें आपको लिखवाने की जरूरत है? कुछ ऐसा मुश्किल मुश्किल सा एग्जाम्पल दिया है क्या मैंने? आई थिंक मुश्किल तो कुछ भी नहीं दिया है, यू कैन इजिली रिटेन इट। एंड हाँ, ये छोटी सी वीडियो है, अगर आपको कुछ याद ना आए बाय चांस से, तो आप इसको दोबारा से देख लेना, राइट? बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है कि क्या क्या इसमें आएगा। इसमें रट्टा तो खैर, रट्टे वाला निमोनिक्स तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट जो है वो थोड़े अलग अलग है। मेन बात ये है कि ये पॉइंट किसके अंदर है, excessive pressure exists for the management to meet the requirement of expectations of थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशन के कारण, उसकी एक्सपेक्टेशन के चक्कर में मेरे को लेने के देने पड़ रहे हैं, ठीक है। और वो लेने के देने कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन है, या तो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन हाई है, या फिर एडिशनल डेट, एडिशनल फंडिंग चाहिए मेरे को, या फिर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है, या फिर पुअर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए तो मेरी जो डील है वो क्या हो सकती है, क्लोज, ठीक है। दिस वॉज, और यहाँ पे आपका टॉपिक भी क्या हो जाता है, क्लोज। अब थर्ड पॉइंट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इंसेंटिव एंड प्रेशर को हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 1 में क्या पढ़ चुके थे, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड एंटिटी कंडीशंस को लेके एफएफआर। एंड इस पार्ट में हमने देखा एक्सेसिव प्रेशर ऑन मैनेजमेंट ड्यू टू थर्ड पार्टी एक्सपेक्टेशन। एंड थर्ड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, ये हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट में। So till then, keep revising the stuff, and if you have any doubt, you can ask me on my Telegram channel and even the comment section of this YouTube. One-on-one resolution will be given to you. Right? So have a good day, take care, and keep revising this stuff.